गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो हमारा जो टॉपिक है वो सक्शनिंग है। ठीक है, सक्शनिंग एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बार बार ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो सक्शनिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सिक्रीशंस, या तो नाक की सिक्रीशंस हो या तो माउथ की सिक्रीशंस हो, कोई भी सिक्रीशंस हो, उस सिक्रीशंस को साफ करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जनरली जो सक्शनिंग होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सक्शनिंग अगर हम नहीं करते हैं तो जो म्यूकस है वो जा करके हमारे ट्रेकिया में, हमारे माउथ में जाएगा और जा करके वहीं पर क्या हो जाता है, वहाँ पर पैक हो जाता है, जिसके चलते हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। जब हमारे सांस लेने में दिक्कत होगी तो हम इजीली क्या नहीं हो पाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ में हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर होती है वो होते ही एसिडिक नेचर की होती है। जब हमारे बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वहाँ की नेचर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, वहाँ की जो गैसेस एक्सचेंज या ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन अगर हो रहा था वो भी गड़बड़ हो जाएगा, और पूरी की पूरी जो हमारी जो ब्लड है वो पूरी तरह से एसिडिक ब्लड हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जितने भी ऑर्गन और टिश्यू में वो ब्लड जाएगी तो वो क्या करना शुरू करेगा कि वो टिश्यू और उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसके चलते हमें जो है बॉडी में हाइपोक्सिया जैसा चीज़ आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। सेल्स और टिश्यू में जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या हाइपोक्सीमिया यानी कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी आपको जो है देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हमें सक्शनिंग करने की जरूरत होगी, जिसकी हमारी जो बॉडी की जो सिक्रीशंस होगी वो बाहर निकल जाए। इसको करने से पहले अगर मान लीजिए सिक्रीशंस अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा पैक्ड है, तो रीजन इसलिए होता है कि उसमें जो म्यूकस होता है उसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, आपस में पैक कर लेता है। जब वो आपस में पैक कर लेता है तो इससे दिक्कत क्या होती है कि जो सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाता है। जब वो सिक्रीशंस बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे बॉडी में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो क्या होती है चली जाएगी, रिटेंड होती चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि अंदर की जो CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा और बाहर से ऑक्सीजन अंदर की ओर नहीं जा पाएगा, जिसके चलते जो है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप करनी पड़ सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए एक सक्शनिंग देते हैं। सक्शनिंग मतलब एक होता है वॉल सक्शनिंग भी होता है, साथ साथ में पोर्टेबल सक्शनिंग भी होता है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है। एक वॉल सक्शनिंग जो होता है वो दीवार में ही होता है, उसके ही माध्यम से लगाया जाता है। जनरली जान लीजिए कि इसमें जो है जो प्रेशर लगाई जाती है सक्शनिंग के दौरान वो निगेटिव प्रेशर लगाई जाती है। देखिए अंतर यहाँ समझिएगा कि जैसे आपके घर में जो ट्यूब है होगा, ट्यूब इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, जो मान लीजिए कि पानी निकालने वाला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समरसेबल हुआ, एग्जाम्पल समझिए समरसेबल हुआ, तो उसमें जो पानी है वो बाहर की ओर निकालता है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है। लेकिन जब वो मशीन अपने तरफ लेना शुरू कर देता है ना तो उसको बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। तो यही जो सक्शन मशीन जो है ना प्रेशर एक्सर्ट करके अंदर के पूरी प्रेशर को क्या करता है, अंदर की ओर लेता है, अपने तरफ लेता है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि वो क्या है, निगेटिव प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके दौरान जो है अलग अलग जो है एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग प्रेशर लगाया जाता है। जब भी हम उसमें प्रेशर लगाते हैं ना तो एक चीज़ बात को ध्यान रखनी होती है कि जो भी हम प्रेशर लगाते हैं तो अगर आप नोज और माउथ दोनों की अगर सक्शनिंग करना हो तो सबसे पहले हम माउथ को करेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, नोज को करना होता है। ठीक है, उसके क्योंकि रीजन ये हो कि पहले ऐसे याद कैसे कर सकते हैं एम और एन, क्योंकि रीजन ये होता है कि जो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के चलते जो है बीपी का कम देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए पहले हमें माउथ को करना है, फिर उसके बाद नोज को करना है। और दूसरी चीज़ कि अगर नोज से करेंगे पहले तो इरिटेशन होगा, इरिटेट होगा तो और ज़्यादा जो है डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसलिए जो हमें पहले क्या करना है, माउथ को करना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, नोज को करना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि जब भी हम सक्शनिंग करते हैं तो एक बार में जो सक्शनिंग है वो सक्शनिंग जो है 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप नोज और माउथ को कर रहे हैं, या आप एक ईटी ट्यूब की सक्शनिंग कर रहे हैं, इंडोट्रैकियल ट्यूब की सक्शनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको 15 सेकंड तक कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड तक आप कर सकते हैं। ये बात को याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा करते हैं, बार बार करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी से, हमारी अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, वो घिस सकता है और हमारी बॉडी कहाँ चली जाएगी, हाइपोक्सिया में जा सकती है।
तो इसीलिए जो है सक्शनिंग करने से पहले हमें हाइपर ऑक्सीजनेट करना पड़ सकता है, यानी 100% ऑक्सीजन देना होता है। यानी प्रोसीजर को करने से पहले और प्रोसीजर को करने के बाद दोनों कंडीशन में क्या होता है, मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है, 100% ऑक्सीजन देना होता है। क्योंकि अगर सक्शनिंग के दौरान क्या हो सकता है, मरीज कहाँ पर जा सकता है, हाइपोक्सिया में जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सक्शन ट्यूब के माध्यम से, सक्शनिंग के माध्यम से वो क्या हो जाती है, बाहर की ओर निकल सकती है। तो दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये है कि अगर एक सक्शनिंग और दूसरे सक्शनिंग के बीच की जो गैप है कम से कम 20 से 30 सेकेंड की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यानी कि एक सक्शनिंग करना हो तो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड तक करना है, ईटी ट्यूब से 15 सेकेंड करना है। अगर एक सक्शनिंग दिए, फिर दूसरी सक्शनिंग दिए, तीसरी सक्शनिंग, चौथा, पांचवा देते रहे, तो दोनों एक सक्शनिंग और दोनों सक्शनिंग के बीच की जो गैप है ना, वो कितना होना चाहिए, 20 से 30 सेकेंड की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक समय में आप जो है पूरे 5 मिनट तक सक्शनिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट के बाद आप सक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। और कैसे करना है, एक मतलब ऐसा नहीं कि लगातार करना है, नहीं, यानी कि एक बार कर रहे हैं तो 10 सेकेंड, फिर उसके बाद विड्रॉल करना है। विड्रॉल करते समय क्या करेंगे, उसको जो रोटेटरी मोशन में निकालेंगे, और निकालने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, NS या डिस्टिल्ड वाटर में उसको डिप करेंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगी, लुब्रिकेट भी होगी और साथ साथ में जो स्टेरिलिटी भी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, ठीक ना। ये चीज़ कि आइए हम सबके बारे में ये बोर्ड के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। जितना चीज़ बात की है ना, वही सब यहाँ पर लिखे होंगे। देखिएगा सक्शनिंग क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि सक्शनिंग एक मेडिकल प्रोसीजर है। सक्शनिंग एक मेडिकल प्रोसीजर है, इसको मेडिकल में यूज किया जाता है, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है वो क्या क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। इसके माध्यम से एक कैथेटर होता है, उस कैथेटर को लगा करके, यंगू कैथेटर एक होता है, यंगू कैथेटर में जो हम कैथेटर यूज करते हैं उसको उसमें ही क्या करते हैं, पुश करके हम लोग लगाते हैं, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिवाइस की सहायता से पेशेंट की एयर में, जैसे नाक हो गया, नोज, जैसे माउथ हो गया, जैसे ट्रेकिया हो गया, जिससे जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशन या कोई म्यूकस का सिक्रीशन है, या इसके अलावा कोई भी और भी कोई सिक्रीशन अंदर फंसा हुआ है, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शनिंग बोलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ म्यूकस, कोई और भी चीज़ें अंदर फंसी हुई होती है, उसको भी निकालने के लिए सक्शनिंग का हम लोग यूज करते हैं। और बात यहाँ होता है कि इसका क्या पर्पस है। तो पर्पस पहला है कि जो भी सिक्रीशंस है, और किस प्रकार की सिक्रीशन है, या नेजल सिक्रीशन है, ओरल सिक्रीशंस है, या ईटी ट्यूब का सिक्रीशंस है, या ट्रेकियोस्टोमी कराए हैं उसका सिक्रीशंस है, वो सब सिक्रीशंस को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो है जब ये निकालता है तो पूरा के पूरा एयरवे क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या कर सकते हैं कि जो एयरवे है उसको क्या करता है, पेटेंट करने का काम करता है, पूरी तरह से खोलने का काम करता है। पेशेंट जो है जनरली कि जो पेशेंट अपने आप एयरवे को क्लियर नहीं कर सकते हैं, अपने ट्रेकिया को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, वो उस व्यक्ति के लिए क्या करता है, सक्शनिंग की जरूरत होती है। यानी दो पेशेंट हु आर इंटुबेटेड, वो मरीज जो इंटुबेट है, यानी कि अगर हम कहें तो एक ट्रेकियोस्टोमी हुई है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, यानी जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रेकिया में क्या करते हैं, एक छोटा सा होल बनाते हैं, और होल के माध्यम से जो है क्या करते हैं, डायरेक्टली आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के माध्यम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर की ओर देते हैं, डिलीवर करते हैं। तो अगर वो उस कंडीशन में हो, या कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई रिस्पिरेटरी से रिलेटेड, जैसे आपको निमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला देखिएगा, अगर उसके बाद अगर बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी गोल्डन पॉइंट को हमें ध्यान देना होता है, जिसमें इस प्रोसीजर के माध्यम से सक्शन कैथेटर या ट्यूब को क्या किया जाता है, पेशेंट को मुख या नाक से एयरवे तक क्या किया जाता है, डाला जाता है। और याद रहे कि कहाँ जब हम लोग डालेंगे तो याद रहे कि एक कैथेटर जो है सक्शन मशीन के साथ क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक होता है यंगू कैथेटर निकला होता है, उसके साथ ये जो है कैथेटर हम लोग डाले हुए होते हैं। एवं सक्शन मशीन जो है क्या होता है, निगेटिव प्रेशर के माध्यम से वो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, जिससे जो ये म्यूकस होता है, वो म्यूकस सिक्रेशन जो होता है हमारे एयरवे से होते हुए क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। समझ में आया? ठीक, तो ये हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो सिक्रेशन से उसको बाहर निकाला जाता है, उसके बाद बात करेंगे जो टाइप्स, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं,
इसमें कि पहला होता है नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग होता है, यानी कि जो नेजोफेरिंग, यानी नेजोफेरिंग मतलब होता है नाक से फेरिंग तक की क्या किया जाता है, सक्शनिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यह एक माउथ, ये क्या किया जाता है, माउथ हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, वहाँ जो पड़े हुए जो म्यूकस होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जनरली ये जो प्रोसीजर है, ये जो ओरो नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग जो है, वो हम जनरली किसमें क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग होता है। यह एक जो है म्यूकस जो है या सिक्रीशंस को क्या होता है, वो ट्रेकिया विंडो मतलब अंदर, यानी ट्रेकिया के अंदर की जो सिक्रीशंस है उसको क्या किया जाता है, लंग्स से मतलब उस जो सिक्रीशंस है उस सिक्रीशंस को क्या किया जाता है, बाहर की ओर निकाला जाता है, ठीक ना। ये जो सक्शनिंग उस मरीज में किया जाता है जो मरीज अभी वेंटिलेटर पर क्या है, पड़ा हुआ है, उसके लिए किया जाता है, या जिस मरीज का क्या हुआ है, ट्रैकियोस्टोमी हुआ है, उसके लिए किया। जस्ट अभी हम लोग बात करते हैं कि ट्रैकिया में क्या किया जाता है, एक छोटा सा ओपनिंग किया जाता है और उस ओपनिंग के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मरीज तक डिलीवर किया जाता है। और समय समय पर क्या होता है कि वहाँ पर सिक्रीशंस लगने के चलते दिक्कत आ सकती है, तो समय समय पर क्या किया जाता है, उसको भी क्या किया जाता है, सक्शनिंग किया जाता है। जो भी सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस को बाहर की ओर निकाली जाती है। उसमें बात करें कि ये जो सक्शनिंग होती है उसकी क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि नोस्ट्रिल में क्या किया जाता है, एक कैथेटर को क्या किया जाता है, डाला जाता है। ये हमारे नोस्ट्रिल हो गया, उसमें कैथेटर को डाला जाता है। अगर आप नाक का कर रहे हैं तब, ठीक है, या मुंह से करेंगे तो पहले मुंह का करना होगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल में कैथेटर को डालते हैं, उसके बाद कैथेटर को जो है क्या किया जाता है, ट्रेकिया के अंत तक लिया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया बाइफर्केट करता है, जहाँ से होता है तो वहाँ पर क्या होता है, करीना पाया जाता है, करीना पाया जाता है। उस कैरिना तक लिखा कैथेटर को कैरिना तक हमें क्या कर लेना होता है, ले जाना होता है। और जैसे ही हम कैरिना के पास पकड़ते हैं तो वहाँ पर इरिटेशन जैसा फील होती है, या लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब समझ जाना है कि हमारा जो है कैरिना तक पहुँच गया है। तुरंत हमें क्या करना है कि ज़्यादा और आगे नहीं लगाना है, और फिर धीरे धीरे क्या कर देना है, उसको पीछे की ओर कर देना है। और पीछे की ओर जब हम लोग करेंगे तो रोटेटरी मोशन में ही पीछे की ओर करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि 10 से 15 सेकंड तक हमें क्या करना होता है, सक्शनिंग देना होता है। अगर 10 सेकंड की बात, लेस देन 10 सेकंड की बात करें, या तो माउथ या तो नोज के लिए होता है, और लेस देन 10 to 15 सेकंड अगर बात करें, 10 to 15 सेकंड की बात करें तो वो जो है आपको किसके लिए होता है, पीटी ट्यूब को सक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद सक्शन की हालत पर 20 से 30 सेकंड तक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अभी जस्ट बताएं कि एक सक्शनिंग और दूसरी सक्शनिंग के बीच की जो गैप होगी वो 20 से 30 सेकंड की होगी। अब जो है इससे इस गैप को जो है आपको गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मरीज हाइपोक्सिया में चला जाएगा। तो कैथेटर को बाहर निकालते समय हमें क्या करना है, उसको रोटेटरी मोशन में करके क्या करना है, बाहर की ओर निकालना है। और सक्शनिंग को रिपीट तब तक करते रहना है जब तक कि पूरी जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन पूरी बाहर न निकल जाए। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद जो है सक्शनिंग करते समय जो है हमें एनस हो गया, जैसे ही कैथेटर बाहर निकला तो हम उसे या तो एनस में डुबो देंगे, या तो हम किसी लुब्रिकेटिंग सोल्यूशन में डुबो देंगे, या तो डिस्टिल्ड वाटर में डुबो देंगे, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे और उसकी लुब्रिकेशन भी क्या हो सके, मेंटेन रहे। उसके बाद जो है कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये करने के बाद फिर हम दूसरे नोस्ट्रिल में करेंगे, जब तक ये सब करते रहे, जब तक कि पूरी तरह से सक्शनिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 5 मिनट तक इसको हम लोग कर सकते हैं, इस सक्शनिंग पूरे प्रोसीजर को, ठीक ना। लेकिन याद रहे कि एक बार में लेस देन 10 सेकेंड नोज और माउथ, और लेस देन 15 सेकेंड इनटू ट्रेकियल ट्यूब से, ये बात को याद रखना है। एक सक्शनिंग और दूसरा सक्शनिंग के बीच गैप होनी चाहिए 20 से 30 सेकेंड की होनी चाहिए। ये बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें कि पहला है ये जो इसकी जो प्रेशर है ना, वो पूरी की पूरी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंच में नापते हैं। क्या होते हैं, फ्रेंच, जो कि आउटर डायमीटर को बताने का काम करता है। जिसकी अगर एडल्ट की बात करें तो 100 से लेकर के 120, 100 से लेकर के 120 क्या होता है हमारा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब भी प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो mmHg में करते हैं। चाइल्ड की बात करें तो 80 से 100 mmHg से करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्फेंट की बात करें तो 60 से 80 mmHg में करते हैं। और न्यूनेट की बात करें तो 40 से 60 mmHg करते हैं। और प्री टर्म की बात करें तो 20 से 40 mmHg करते हैं। याद करना है, मतलब 20-20 120 के बाद 20-20 घटाते चले जाइए, आपको याद रहेगा। उसके बाद सक्शन कैथेटर अलग अलग इसके टाइप्स आते हैं, जो कि 5 फ्रेंच के कैथेटर होती है वो ग्रे कलर का होता है। 6 फ्रेंच की जो कैथेटर होती है उसमें लाइट ग्रीन कलर का होता है।
उसके बाद 8 फ्रेंच होता है वो ब्लू कलर का होता है। फिर ठीक है, 8 ब्लू कलर का हुआ। और उसके बाद 10 नंबर का जो कैथेटर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। 12 नंबर का जो कैथेटर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। 14 नंबर का कैथेटर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। 16 नंबर का कैथेटर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। 18 नंबर का जो कैथेटर होता है आपको रेड कलर का होता है। और 20 नंबर का फ्रेंच का जो कैथेटर होता है वो येलो कलर का होता है। और जो 22 नंबर का फ्रेंच का जो कैथेटर होता है वो वायलेट कलर का होता है। हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना तो कैथेटर है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है 8 से लेकर के 20 तक का हम लोग हमारे पास याद रहेगा वो भी काफी है। जैसे हम लोग कैसे 20 तक याद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको हम एक ट्रिक दिए थे। इसके लिए हम क्या किए थे, आपको ट्रिक दिए थे LBW गोरी कर। क्या किए थे, LBWGORY करके दिए थे। मतलब L मतलब होता है लाइट ब्लू होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट के बाद आपका होता है व्हाइट हुआ, उसके बाद आपका ग्रीन होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद रेड होता है, उसके बाद येलो होता है। जब ऐसे अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 नंबर का ये हो जाएगा फ्रेंच का, ये 8 फ्रेंच का हो जाएगा, ये 10 फ्रेंच का हो जाएगा, ये आपको 12 फ्रेंच का हो जाएगा, ये आपको 14 फ्रेंच का हो जाएगा, ये आपका 16 फ्रेंच का हो जाएगा, और ये आपको 18 फ्रेंच का हो जाएगा, और ये आपका 20 फ्रेंच का ये हो जाएगा। यानी अगर आपके पास इतना भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपका अलग अलग सक्सेनिक कैथेटर का था। और उसके बाद देखिए कि अगर हम बात करें, ठीक है, आगे जो है इसके अब अगर बात करें तो सक्सेनिक प्लेसर के आधार अब हम अलग अलग बात करते हैं कि अगर हमें इसकी क्या क्या है, सक्सेनिक प्लेसर के साथ साथ कौन कौन से जो है इनको कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर ET ट्यूब है, ET ट्यूब का हमारे पास ये पता है कि उसकी जो है 88 mm का है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग उम्र के अनुसार जो हम अलग अलग ET ट्यूब का यूज करते हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें 10 से 14 साल का अगर बच्चा है तो उसके लिए 7 से लेकर के 7.5 mm का क्या करते हैं, ET ट्यूब का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर बात करें 7 से 10 साल का लड़का है तो उसमें लिए क्या करते हैं, 6.5 से लेकर 7.0 mm का हम लोग क्या करते हैं, ET ट्यूब का यूज करते हैं। फिर 4 से 6 साल का है तो 5.5 से लेकर के 6.5 mm का ET ट्यूब का यूज करते हैं। अगर हम बात करें 1 से 4 साल का है तो उसमें जो 4.5 से लेकर के 5.5 mm का यूज करते हैं। उसका 6 से 12 साल का है तो 4.5 से लेकर के 5.0 mm का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर 1 से 6 साल का है तो 4.0 से लेकर के 4.5 mm का यूज करते हैं। अगर नियोनेट है तो 2.5 से 3.5 mm का यूज करते हैं। और प्री मैच्योर बेबी है यानी कि 37 वीक से पहले उसका अगर जन्म हो चुका है तो उसके लिए 2 से लेकर के 2.5 mm का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ET ट्यूब का यूज करते हैं। नियोनेट जो होता है आपको पता ही होगा कब होता है, एक महीना से लेकर के क्या होता है आपका, क्या नियोनेट किसको बोलते हैं, यानी एक दिन से जब जन्म हुआ वहाँ से लेकर के 1 महीना तक का जो बच्चा होता है, 28 दिन का बच्चा होता है, उसको नियोनेट बोलते हैं। उसमें 2 तरह का होता है, अर्ली नियोनेट होता है, लेट नियोनेट होता है। 0 से लेकर के 7 दिन होता है वो अर्ली नियोनेट बोलते हैं। फिर 8 से लेकर के जो 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको जो है हम लोग लेट नियोनेट बोलते हैं। यानी 0 से लेकर जन्म से लेकर के 28 दिन का जो बेबी होता है उसको नियोनेट बोलते हैं। समझ में? तो इसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैथेटर के अलग अलग जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ET ट्यूब चल रहा है, उसके आधार पर कौन सी कैथेटर की हमें सक्शन करने की जरूरी है। तो देखिए एक अडल्ट की बात करते हैं, ऑलरेडी एक फार्मूला है इसके आधार पर। एक फार्मूला है आपका ET ट्यूब इंटू 3/2, ये फार्मूला को आपको याद रखना है। जिसमें कि हम बात करें, अगर ये मान लीजिए कि 8 mm का अगर आपने ET ट्यूब का यूज किया, ठीक है, अगर आपने क्या किया 8 mm का यूज किया तो निश्चित है कि 10 आपको जो है 14 साल से वो बच्चा बड़ा होगा, तो ठीक ना। तो जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, तो 8 mm गुणे 3/2 करेंगे तो हमारे पास जो आता है कैथेटर का जो साइज आता है वो क्या सक्शन जो कैथेटर का जो सक्शन जो कैथेटर का जो साइज होता है वो ऑलरेडी जो है आपको जो है कितना होगा, 12 फ्रेंच का आएगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है कि ET ट्यूब इंटू 2 -2 अगर हम करते हैं तो आपको अगर मान लीजिए कि 8 mm का आपने क्या किया, ET ट्यूब का यूज किया और फिर इसमें
इंटू टू -2 किए तो आपको आएगा 16 -2 आएगा, यानी कि 14 फ्रेंच। यानी कि दोनों फार्मूला के आधार पर आप जो है ईटी ट्यूब के जो साइज है उस साइज को ईटी ट्यूब के साइज के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सक्शन कैथेटर के भी साइज को क्या कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एज ग्रुप के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यही है आपका सक्शन है। सक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सक्शनिंग के आपको याद होना चाहिए कि सक्शनिंग क्या होता है, हम लोग क्यों देते हैं। जनरली सक्शनिंग हर जगह की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में भी ज़रूरत है, इंट्रा ऑपरेटिव वार्ड यानी कि जब ऑपरेशन के दौरान भी ज़रूरी होता है, ऑपरेशन के से पहले भी ज़रूरत होता है ना, ये हर जगह पर ज़रूरत है। यानी इंट्रोट्यूब हो रहा है वहाँ पर भी, पोस्ट ऑपरेशन के दौरान भी इसकी हम लोग जरूरी हम लोग ले सकते हैं। या ऐसे भी कभी कभी कफ बन जाता है, सिक्रीशन जो हमारे ट्रेकिया में वर्क बन जाते हैं, तो उसके दौरान भी हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज में लेते हैं। तो जनरली जो ये जो सक्शनिंग है वो काफ़ी ज़रूरी है। और हमारी उसमें क्या बनती है कि हमारे पास एक नर्स होने के नाते हमारे पास क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सक्शनिंग हमें कैसे करनी है। क्योंकि ज़्यादा अगर सक्शनिंग का जो ट्यूब है वो ज़्यादा अंदर तक ले जाए तो वहाँ जो है कैरिना को डैमेज करेंगे और साथ साथ में जो है दिक्कत आ सकता है। साथ साथ में दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हम ये लगाते हैं तो ये हमारे पास प्रेशर याद होना चाहिए कि हमें कितना बार प्रेशर लगाते हैं। मान लीजिए हाइपर ऑक्सीडेट, अगर छोटा बच्चा है तो उसको हम हाइपर ऑक्सीडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हाइपर ऑक्सीडेट करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया आपको जो है देखने के लिए मिलता है। उसमें बच्चे की क्या हो सकती है, पूरी तरह से उसकी जो है शरीर डैमेज हो सकता है, ठीक ना। तो ये बात जो है ध्यान में रखना है। यानी कि छोटे बच्चों के लिए या प्री टर्म के लिए अगर हम बात करें तो इसीलिए जो है जो सक्शन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं लगाएंगे और हाइपर ऑक्सीजनेट नहीं करते हैं। और एडल्ट क्या है तो लगाने से पहले और मतलब सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद ज़रूर से ज़रूर आपको क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, यानी 100% क्या करना है, ऑक्सीजन को देना है। क्योंकि उस कंडीशन में मरीज जो है हाइपोक्सिया में जा सकता है और हाइपोक्सिया में जाएगा तो उसके लिए दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए उस हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए आपको ये चीज़ जो है करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सेक्शन जो है कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।